हवा की गति से अपनी फटीचर साइकिल चलाते हुए युग घर पहुंचता है और हांफते हुए अपने छोटे से मकान में घुस जाता है। अपनी नीली स्कूल बैग बिना उतारे ही वो बेडरूम में जाता है, जहां उसकी मां कंबल ओढ़े बिस्तर पर लेटी हुई है। मां के माथे पर हाथ फेरते हुए युग पूछता है, मां अब कैसी तबीयत है? मां अपनी आंखों से ही अपना हाल बयां कर देती है। ये देख, पैरासिटामोल ले आया, कुछ खाने को लेके आता हूं, फिर इसे खा लेना। अपना स्कूल बैग उतारकर युग किचन जाता है, जहां उसके पिता पुष्करनाथ दाल में तड़का लगा रहे हैं। अपने बाबा को देखकर युग बोलता है, बाबा आप जाके दुकान संभालिए, ये मैं देख लेता हूं। बाबा हंसते हुए बोलते हैं, अगर तेरी मां ने तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खा लिया तो उसे पैरासिटामोल भी ठीक नहीं कर सकेगी। ये सुनकर युग भी हंस पड़ता है। बाबा फिर बोलते हैं, तू चिंता मत कर, पांडे को बोल दिया है, वो आज दुकान संभाल लेगा। तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाता हूं। युग अपने आंगन के ट्यूबवेल से पानी निकालने लगता है। तभी उसे घर से फोन के बजने की आवाज आती है। उसके बाबा फोन रिसीव करके बात करने लगते हैं और अचानक ही चीख उठते हैं, क्या? ये क्या बोल रहे हो? अपने बाबा की घबराई हुई आवाज सुनकर युग घर के अंदर भागता है और देखता है वो टीवी पर न्यूज चैनल लगा रहे हैं। न्यूज चैनल पे सरोजनी मार्केट में आग लगने की सनसनीखेज खबर चल रही है। पूरा मार्केट आग की लपटों से घिरा हुआ है। बाबा सुन्न होकर ये दृश्य देख रहे होते हैं। तब युग खौफ भरी आंखों से उनकी ओर देखता है और पूछता है, बाबा हमारी दुकान इसी मार्केट में है ना? बाप बेटा ऑटो रिक्शा से सरोजनी मार्केट पहुंचते हैं और अपनी दुकान की ओर जाने लगते हैं, मगर उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाता है। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की हुई है और उनके एक दस्ते ने पूरे मार्केट को घेर रखा है। दोनों देखते हैं कि पूरा मार्केट अब उस भयंकर आग की चपेट में आ चुका है। सैकड़ों दमकल आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये विनाशकारी आग की भूख ऐसी है कि शांति ही नहीं हो रही। पूरा वातावरण एम्बुलेंस के सायरन और लोगों की चीखों से गूंज रहा है। जो लोग बच निकले हैं वो अपनी दुकानों को जलते देख विलाप कर रहे हैं। युग से और चुप्पी सधी नहीं जाती और वो फूट फूट कर रोने लगता है और बोल उठता है, बाबा हमारी दुकान तो इस आग में जलकर राख हो चुकी होगी, अब हम क्या करेंगे? ये कहकर वो बाबा को कस के पकड़ लेता है। उनके बाबा का गला शोक से भर उठता है और वो कुछ नहीं बोल पाते। तभी उनकी नजर पांडे पर पड़ती है, जिसे स्ट्रेचर पर ढोके ले जाया जा रहा है और वो दर्द के मारे कराह रहा है। पुष्कर पांडे के निकट जाते हैं और उसके हाल का पता करते हुए अपनी दुकान के बारे में पूछते हैं। पांडे सिर हिलाते हुए दुकान का परिणाम बता देता है। पुष्कर नाथ को तीव्र खेद की अनुभूति होती है और वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। युग उन विनाशक लपटों की ओर बेसुध होकर ताकता रह जाता है। शाम ढल चुकी है। पूरे शहर में सरोजनी मार्केट घटना की चर्चा है। हर न्यूज चैनल इसी खबर को दिखा रहा है। बाप बेटा थकान से चूर अपने घर लौटते हैं और युग की मां कुसुम चाय से उनका स्वागत करती है। पैरासिटामोल ने अपना असर बखूबी दिखाया है, युग के पापा कुसुम से बोलते हैं। लौटते वक्त अस्पताल में पांडे से मिलते आया। उसकी हालत ठीक नहीं है, कुछ नहीं तो 1 हफ्ता अस्पताल में रहना पड़ेगा। उसके परिवार के हाथों 25,000 दे के आया हूं। कुसुम बोलती है, ठीक किया। मां को चिंता मुक्त देख युग पूछता है, मां आपको हमारी दुकान के जलने का कोई दुख नहीं है? इस पे कुसुम बोलती है बेटा, मगर राहत इस बात की है कि जिस वक्त ये सब हो रहा था तुम्हारे पापा घर पे थे, दुकान का क्या है, वो तो फिर से बन जाएगी। युग ने इस बात पर विचार ही नहीं किया था। ये सुनते ही उसे शांति का एहसास होता है। वो अपने भगवान को याद करता है।
अगले दिन जब पुष्करनाथ घर से निकल रहे होते हैं, उन्हें घर के दरवाजे पर चिपकी एक सरकारी नोटिस दिखती है। ये नोटिस सीमापुरी के सभी वासियों को सूचित करती है कि जो भी मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं वो 60 दिन बाद बुलडोज कर दिए जाएंगे। ये नोटिस पढ़ते ही पुष्करनाथ का सीना कांप उठता है और वो यमुना के किनारे जा पहुंचते हैं और वहां बैठ के सोचने लगते हैं। मुसीबतों का जैसे सैलाब टूट पड़ा है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। जीवन की सारी पूंजी दुकान खरीदने में लगा दी, अब तो ये घर भी हाथ से जाने वाला है। अब मैं क्या करूं? वो काउंसलर ठीक कहता था, वक्त रहते दुकान की इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए थी। पुष्करनाथ ये सोचते सोचते अपनी नम आंखों को रुमाल से पोंछने लगते हैं। तभी उनकी नजर पास पड़े एक न्यूज़पेपर के विज्ञापन पर जाती है। उस पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होता है, लिबर्टी लाइफ साइंसेस। ये एक मेडिकल कंपनी है जिसे अपने एक नए आविष्कार को टेस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स की तलाश है। वो उस वॉलंटियर को 3 दिन के बदले 10 लाख तक देने को तैयार है। ये पढ़ते ही पुष्करनाथ चौंक पड़ते हैं। 10 लाख! ऐसा क्या करवाना चाहती है ये कंपनी? मगर हर नए मेडिकल आविष्कार को इंसान पर टेस्ट किया जाता है। चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। 10 लाख से मेरे सारे समस्याओं का हल निकल आएगा। ये सोचकर वो उस विज्ञापन को फाड़ के अपनी जेब में रख लेते हैं। मगर पुष्करनाथ के चेहरे पर शंका की छाया साफ साफ दिखने लगती है। ना बाबा, ये शरीर ईश्वर की देन है, इससे ऐसे छेड़खानी करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना होगा। ये तो मुझसे ना हो पाएगा। वहां से पुष्करनाथ सीधे सरोजनी मार्केट पहुंचते हैं। कल तक जो दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मार्केट हुआ करता था, आज वो स्मशान में बदल चुका है। चारों ओर राख ही राख है। उन शैतानी आग की लपटों ने एक पेड़ तक को नहीं बख्शा है। पुष्करनाथ उस राख के ढेर में अपनी बेडशीट की दुकान ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें अपनी दुकान की जगह मिलता है एक काला साया। तभी उनका नोकिया 3310 बजने लगता है और वो युग का कॉल रिसीव करते हैं। अगले ही क्षण उनका चेहरा फीका पड़ने लगता है और वो घबरा कर बोल उठते हैं, कुसुम। पुष्करनाथ सीमापुरी के निकट एक सरकारी अस्पताल में जा पहुंचते हैं, जहां कुसुम दवाइयों के असर से गहरी नींद में है और युग उनका हाथ थामे बैठा हुआ है। डॉक्टर पुष्करनाथ को बेड से दूर ले जाकर बोलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, यूरिथ्रल स्टोन है, तभी ये बुखार और पेट दर्द हो रहा है। एक ऑपरेशन करनी पड़ेगी और फिर सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। पुष्करनाथ अचंभित होकर पूछते हैं, यूरिथ्रल स्टोन? जवाब में डॉक्टर बताते हैं, किडनी स्टोन जैसा ही है, मगर शरीर के दूसरे भाग में। पुष्करनाथ पूछते हैं, तो उसमें खर्चा कितना आएगा डॉक्टर? डॉक्टर, यही कोई 5 से 7 लाख, मगर आपके पास इंश्योरेंस तो होगी ना? पुष्करनाथ को चुप देखकर डॉक्टर चिढ़कर बोल उठते हैं, पीएम जन आरोग्य योजना भी नहीं है? कमाल करते हैं पुष्करनाथ जी। अब क्या पीएम को खुद चलकर आना होगा लोगों के इंश्योरेंस कराने? पुष्करनाथ डॉक्टर को शांत करते हुए बोलते हैं, इंश्योरेंस नहीं है, मगर पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ये बोलकर वो अपनी जेब से उस विज्ञापन की पर्ची निकालते हैं। अगले दिन सवेरे ठीक 10 बजे पुष्करनाथ उस विज्ञापन पर दिए हुए पते पर पहुंच जाते हैं और खुद को एक आधुनिक लैब में पाते हैं। लैब में बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। रिसेप्शन में उन्हें वेटिंग रूम का रास्ता बता दिया जाता है। रिसेप्शन से वेटिंग रूम की दूरी तय करते हुए वो देखते हैं कि वहां सारे कर्मचारी बैंगनी रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और सभी के मुंह पर हरे रंग की सर्जिकल मास्क लगी हुई है। रॉबर्ट्स की तरह बिना इधर उधर बातें किए सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। समय समय पर दीवार पर लगे स्पीकर से अंग्रेजी में घोषणा की जा रही है। पुष्करनाथ वेटिंग रूम में प्रवेश करते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उस कमरे में और कोई भी नहीं है। क्या मैं अकेला वॉलंटियर हूं? मेरी तरह और कोई क्यों नहीं दिख रहा? लगता है मैं
काफी जल्दी पहुंच गया। एयर कंडीशनर के तापमान कम होने की वजह से उन्हें थरथराहट सी महसूस होने लगती है। तभी कमरे में लैब कोट और चश्मा पहने एक बेहद खूबसूरत महिला प्रवेश करती है। वो महिला मुस्कुराकर बोलती है, हेलो, मैं हूं डॉक्टर माया। लिबर्टी लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्म्स पर साइन करने होंगे। ये फॉर्म्स विस्तार से पढ़िए। वो कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल। डॉक्टर माया पुष्कर को फॉर्म्स पकड़ाकर चली जाती हैं। पुष्कर मन ही मन सोचने लगते हैं, ये मोहतरमा अंग्रेजी में क्या बोलकर गई। पुष्कर नाथ वेटिंग रूम में ही प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा करते हैं और इसी इंतजार में घंटों बीत जाते हैं। जब उनसे और नहीं संभाला जाता, वो कमरे से बाहर निकलकर एक कर्मचारी से शौचालय का रास्ता पूछते हैं और उसके बताए रास्ते पर जाने लगते हैं। उस लैब का विशाल स्वरूप देखकर पुष्कर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दिल्ली में उन्हें ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। उस भूल भुलैया जैसे रास्ते पर चलते चलते उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो अपनी राह भटक चुके हैं और लैब के बेसमेंट में जा पहुंचे हैं। वहां दूर दूर तक एक भी कर्मचारी नहीं दिख रहा। अचानक उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। दिल को दहला देने वाली ये भयंकर चीख एक दरवाजे के पीछे से आ रही होती है। वो उस दरवाजे के पास जाते हैं और उस पर बने एक छोटी सी खिड़की से अंदर झांकते हैं। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनके दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। वो देखते हैं कि एक दुर्बल सा आदमी एक विशाल मशीन से बंधा हुआ है और सैकड़ों ट्यूब्स उसके शरीर में कुछ अजीब सा पदार्थ भर रही हैं। उसके चारों ओर अनेक प्रकार के विचित्र मशीन हैं जो उसके शरीर से खून खींच रहे हैं। सैकड़ों डॉक्टर्स उस कमरे में उपस्थित हैं और इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और इन्हीं में से एक हैं डॉक्टर माया। तभी मशीन में फंसे उस इंसान की नजर पुष्कर पर पड़ती है और वो अपनी व्याकुल नजरों से सहायता की भीख मांगता है। देखते ही देखते उसकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है और वो चीख चीख कर अपना दम तोड़ देता है। ये देख पुष्कर नाथ के होश उड़ जाते हैं। एक और क्षण गवाए बिना हरि का नाम जपते हुए पुष्कर नाथ जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस जाने लगते हैं। किसी को शक न हो इसलिए अनजान बनकर धीरे धीरे चलते हुए वो किसी प्रकार मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं और वहां से ऐसे निकल भागते हैं जैसे जंगल में शेर का शिकार होता हिरन। भागते भागते वो अपने घर तक पहुंच जाते हैं और युग को अकेले दरवाजे पर खड़ा पाते हैं। वो रुककर अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करते हुए युग को बोलते हैं, पुलिस को फोन लगाओ। ठीक उसी क्षण एक इनोवा आकर उनके घर के पास रुकती है जिससे 4 लंबे चौड़े मुश्तंडे निकलते हैं। उन्हें देखकर पुष्कर वो विज्ञापन की पर्ची युग को पकड़ा देते हैं। वो गुंडे पुष्कर नाथ को घसीट घसीट के गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। इससे पहले कि युग कुछ समझ पाए वो इनोवा उसके आंखों के आगे से निकल जाती है। युग चिल्ला उठता है, बाबा! आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग बाबा बाबा चीखते हुए रोने लग जाता है। उसकी माँ हॉस्पिटल में पड़ी है और बाबा को गुंडे उठाकर ले गए। एक 15 साल के बच्चे के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो अपने घर के चौखट पर बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान बाबा के पकड़ाए हुए पर्ची पर जाता है। लिबर्टी लाइफ साइंस का विज्ञापन देखकर उसे सब कुछ समझ आने लगता है। युग उस कागज को अपनी जेब में रखता है और साइकिल पर सवार होकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां घंटों इंतजार करने के बाद इंस्पेक्टर उससे मिलता है। लिबर्टी लाइफ साइंस, मेडिकल आविष्कार के इंसानी प्रयोग पर 10 लाख। ये पढ़कर इंस्पेक्टर ठहाके लगाकर हंसने लगता है। तो तुम कह रहे हो इन लोगों ने तुम्हारे बाप को पकड़ रखा है।
इंस्पेक्टर फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख युग को गुस्सा आ जाता है और वो बोल पड़ता है, मेरे आंखों के आगे इनके गुंडे बाबा को उठा ले गए, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? इंस्पेक्टर बोलता है, कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, इस प्रकार की बेफिजूल विज्ञापनों से भरा मिलेगा। पुलिस को और कोई काम नहीं है क्या? एक तो तुम लोगों ने ऐसे ही नाक में दम कर रखा है, सीमापुरी में बुलडोजर चलाने के ऑर्डर आ गए हैं, ऊपर से ये सब कहानियां बनाकर मजे ले रहे हो। युग विनती करते हुए बोलता है, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, एक बार उसमें दिए हुए पते पर चल कर देखिए। इंस्पेक्टर अपना सब्र खोते हुए बोलता है, देखो बेटा, ऐसा करो, पहले तो तुम किसी बुजुर्ग को साथ लेके आओ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब निकलो यहां से। युग इंस्पेक्टर की फेंकी हुई पर्ची उठाता है और मायूस होकर वहां से चला जाता है। युग हॉस्पिटल पहुंचता है और मां को दर्द से कराहते हुए देखता है। मां को उस हालत में देखकर बाबा के साथ हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बोल पाता। ये लो मां, ब्रश, कपड़े सब ले आया। मां पूछती है, सवेरे से कुछ खाया कि नहीं? हाँ मां, ये सब की चिंता मत कर, तू बस जल्दी से ठीक हो जा। ये बोलकर वो मां को कस के पकड़ लेता है। युग पूरे हॉस्पिटल भर में डॉक्टर को ढूंढने लगता है। वो किसी दूसरे वार्ड में पेशेंट को देख रहे होते हैं। युग उन्हें बताता है, डॉक्टर जी, आप मां को पेन किलर क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं, पेन किलर दिया है, जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वरना ऐसे ही कष्ट होता रहेगा। तुम्हारे बाबा कहाँ चले गए? कह के गए थे ऑपरेशन की फीस जुगाड़ने जा रहे हैं। ये सुन युग बोलता है, वो आगरा गए हैं, 2 दिन में लौट आएंगे। ये कहकर युग वहां से चला जाता है। युग एक सुनसान रास्ते पर बुलेट की गति से साइकिल चला रहा है। इतना गुस्सा उसने आज तक महसूस नहीं किया था। उसे पूरे शहर का वो हश्र करने का मन करता है जो उसके बाबा के दुकान के साथ हुआ था। हॉस्पिटल, सरकार, नेता, पुलिस, साले सब के सब चोर हैं। यहाँ पर पुलिस गुंडों से भी बदतर है। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मुझे इन लोगों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो माँ बाबा को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सोचते सोचते युग अपना बैलेंस खो देता है और तेज रफ्तार से जमीन से जा टकराता है। उसके हाथ पैर छिल जाते हैं और वो लहूलुहान हो जाता है। उस दर्द को खुद में समेटे वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक उपाय सूझता है जिससे उसके परिवार की सारी समस्याओं का हल एक साथ हो सकता है। युग उस पर्ची पर दिए हुए पते पर पहुंचता है। गेट के ऊपर कहीं भी लिबर्टी लाइफ साइंस लिखा हुआ नहीं है। युग रिसेप्शन में जाता है और उस विज्ञापन की पर्ची को टेबल पर रखते हुए बोलता है, मुझे यहाँ के बॉस से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, वो किसी से नहीं मिलते और खासकर बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं। युग अपने खून से सने हुए हाथ दिखाते हुए कहता है, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ। वो देख रिसेप्शनिस्ट चीख उठती है और सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। 2 गार्ड वहां आ जाते हैं और युग को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर युग भी अड़ जाता है और चिल्लाने लग जाता है, मेरे बाबा को लौटा दो, मेरे बाबा को लौटा दो। डॉक्टर माया ये दृश्य अंदर स्क्रीन पर देख रही होती हैं। रिसेप्शन पर एक कॉल आता है और युग को लैब के अंदर भेजने का आदेश मिलता है। युग लैब के वेटिंग रूम में बैठा है और उसके सामने बैठी हुई हैं डॉक्टर माया। वो युग को जिज्ञासा भरी नजरों से देख रही हैं। उनके बगल में एक युवा असिस्टेंट खड़ा है। डॉक्टर माया युग से पूछती हैं, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, हॉर्लिक्स? युग बोलता है, मेरे बाबा को क्यों पकड़ रखा है? डॉक्टर माया कहती हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, काम को अधूरा छोड़कर भागने की इजाजत कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। युग बोलता है, उनकी जगह मैं लेने को तैयार हूं, आप उन्हें जाने दीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तभी डॉक्टर माया का असिस्टेंट उनके कान में फुसफुसाता है, मैडम, मरहम पट्टी करते वक्त
मैंने इसके खून का सैंपल ले लिया था। इसके खून में किसी भी प्रकार का रोग या म्यूटेशन नहीं है और ये 15 साल का है। ही इज अ परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट। ये सुनकर डॉक्टर माया युग को बोलती है। ठीक है, युग बोलता है, मेरी एक और शर्त है। मेरी माँ कुसुम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में स्टोन ऑपरेशन के लिए भर्ती हैं। उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना है। मेरे एग्रीमेंट की रकम तुरंत वहां जमा करा दी जाए। डॉक्टर माया बोलती हैं, ऐसा ही होगा, और अपने असिस्टेंट की ओर इशारा करते हुए चेयर से उठती हैं और कमरे से निकल जाती हैं। युग इस प्रक्रिया के लिए तैयार होता है। एक स्पेशल लिक्विड से नहाने के बाद उसके शरीर से सारे बाल हटा दिए जाते हैं। उसके हाथ और पैर के नाखून काट दिए जाते हैं और उसे बैंगनी रंग की गाउन पहना दी जाती है। फिर उसे एक आधुनिक यंत्रों से लैस कमरे में ले जाया जाता है, जहां उसकी बायोमेट्रिक्स जैसे कि वजन, लंबाई, चौड़ाई, रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट्स सब लिए जाते हैं। इसके बाद उसका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल इत्यादि का टेस्ट होता है। इतनी तैयारी, इतने सारे टेस्ट्स, एक अनजान लैब और उसमें काम कर रहे सैकड़ों अनजान लोग। मगर युग को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वो खुद को घड़ी घड़ी ये याद दिलाता है कि ये सब मेरे परिवार की भलाई के लिए हो रहा है। इतना सब हो जाने के बाद आखिरकार उसे वहां ले जाया जाता है जहां उस पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है। युग उस बेसमेंट वाले कमरे में प्रवेश करता है और अपने चारों ओर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। ये कमरा तो ऑडिटोरियम जितना बड़ा है। उफ, कमरे में इतनी रोशनी क्यों है और इस दीवार पर इतने बड़े बड़े स्क्रीन्स क्यों लगे हैं? कमरे का तापमान बहुत ही कम है, जिससे युग को थरथराहट होने लगती है और उसके दांत चटकने लगते हैं। कमरे में इतने सारे डॉक्टर्स क्यों हैं? एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? अच्छा, डॉक्टर माया इन सब की सुपरवाइजर हैं। ठीक उसी वक्त डॉक्टर माया युग की तरफ देखती हैं, मानो वो युग की सोच को पढ़ पा रही हों। वो युग के नजदीक आती हैं और पूछती हैं, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? युग बोलता है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर माया गुड बोलकर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। युग की नजर कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मशीन पर पड़ती है। वो मशीन सैकड़ों और छोटी छोटी मशीनों से घिरी हुई है। हे भगवान, ये क्या चीज है? ऐसा तो मैंने आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा था। मुझे इसी के अंदर जाना होगा क्या? मैं तो गया काम से। युग को अपना गाउन उतारकर मशीन में मुंह के बल लेटने को बोला जाता है। नीले रंग के पदार्थ से भरी एक बड़ी सिरिंज उसके रीढ़ की हड्डी में लगा दी जाती है और युग दर्द से चिल्ला उठता है। धीरे धीरे युग का शरीर सुन्न पड़ने लगता है। ये क्या? मैं अपनी उंगलियां नहीं हिला पा रहा। मेरे पैर भी नहीं हिल रहे। मुझे पैरालाइज कर दिया गया है। युग को पलटा दिया जाता है और उसके हाथ पैर को मशीन से बांध दिए जाते हैं। डॉक्टर्स उसके पूरे शरीर पर जगह जगह ट्यूब्स घुसेड़ने लगते हैं। उसके सर पर सैकड़ों वायर्स लगा दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत समय तक चलती रहती है। इसी दौरान युग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। हॉस्पिटल को पैसे पहुंच गए होंगे ना? क्या डॉक्टर माया पर भरोसा करके मैंने सही किया? जो बाबा को गुंडे भेज के उठवा सकती है, क्या गारंटी है वो? और बाबा का क्या उन्हें आजाद कर दिया गया है? खैर, अब ये सब सोचने का वक्त बीत चुका है। अब तो 3 दिनों बाद ही पता चल पाएगा। डॉक्टर माया अपने असिस्टेंट से एक इशारा करती हैं और दीवार पर लगे सारे डिस्प्ले स्क्रीन्स एक साथ ऑन हो जाते हैं और अजीबोगरीब दृश्य दिखने लगते हैं। डॉक्टर माया काउंटडाउन शुरू कर देती हैं। 5, 4। युग अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने माँ बाबा का चेहरा याद करने लगता है। 3, 2, 1, डू इट। मशीन अजीब सी आवाज के साथ शुरू हो जाती है। युग की आंखें अपने आप खुल जाती हैं और उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगती हैं। बड़ी मशीन उसके अंदर एक मर्क्यूरी जैसी पदार्थ भरने लगती है और बाकी मशीन उसका खून खींचने लगते हैं। सारे डॉक्टर्स की आंखें
एक विशेष स्क्रीन पर टिक जाती हैं जहां 10% लिखा होता है और वो तेजी से बढ़ने लगता है। 20%, 30%, 50%, 70%, 100% पहुंचते ही डॉक्टर माया बोल उठती हैं, एंड इट्स अ सक्सेस। कमरे में खुशी की लहर दौड़ने लगती है और सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। डॉक्टर माया का असिस्टेंट बोलता है, अब समझ आया बाकी टेस्ट्स क्यों फेल हो रहे थे। डॉक्टर माया आदेश देती है कि अगले 3 दिनों तक टेस्ट सब्जेक्ट को निगरानी में रखा जाए और चल रहे प्रक्रिया के साथ कोई छेड़खानी न की जाए। युग गहरी नींद में जा चुका है। सभी वो कमरा खाली कर देते हैं। अगले दिन एक इनोवा युग के घर के सामने रुकती है और पुष्कर नाथ को चौखट पर छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद उन्हें धीरे धीरे होश आने लगता है। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी याददाश्त आने लगती है। उनके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो अपनी जेब में चाबी ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। वो उठकर वहां से निकल जाते हैं और सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुसुम के बेड के पास जाते हैं, पर वहां कुसुम को न पाकर वो और घबरा जाते हैं। वो डॉक्टर को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर दूसरे वार्ड में एक मरीज का इलाज करते दिखते हैं। पुष्करनाथ उन्हें पकड़कर पूछते हैं, मेरी पत्नी कहाँ है? कुसुम अपने बेड पर क्यों नहीं है? डॉक्टर बोलते हैं, कहाँ रह गए थे आप पुष्कर जी? आपकी पत्नी को स्पेशल रूम वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है ऑपरेशन के बाद। पुष्करनाथ चौंक के बोल पड़ते हैं, ऑपरेशन? ये कब हुआ? इसके पैसे कहां से आए? डॉक्टर बताते हैं, कल कोई आकर पूरी रकम जमा कर गया था, आज सवेरे ही ऑपरेशन हुआ है। पुष्करनाथ स्पेशल रूम वाले वार्ड में जाते हैं और कुसुम को गहरी नींद में पाते हैं। बेड के बगल में बैठकर पुष्करनाथ सोचने लगते हैं, मेरा लिबर्टी से यूं आजाद हो जाना, कुसुम के ऑपरेशन के पैसे अपने आप जमा हो जाना, ये सब कैसे मुमकिन है? और यू कहां है? मेरा बेटा कहीं दिख नहीं रहा। तब उन्हें सब समझ आने लगता है और वो अपना सर पकड़कर बोल पड़ते हैं, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी कुसुम की नींद खुल जाती है और वो पुष्करनाथ को अपना सिर पकड़कर खुद से ही बात करते देखती है। अजी, आपको क्या हो गया? ऑपरेशन तो मेरा हुआ है। पुष्करनाथ कुसुम के सिर पर हाथ फेर कर बोलते हैं, कैसा लग रहा है अभी? डॉक्टर ने कहा है शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। कुसुम बोलती है, मैं तो अब ठीक हूँ, पर आप परेशान क्यों हैं? पैसों की चिंता हो रही है क्या? आप घबराइए मत, कृष्ण भगवान सब ठीक कर देंगे। पुष्करनाथ मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। कुसुम फिर से बोलती हैं, अरे युग कहाँ चला गया? मेरा बेटा दिख नहीं रहा है। पुष्करनाथ बोलते हैं, वो सवेरे से यहीं बैठा था, इंग्लिश मास्टर ने उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखा है तो चला गया। परीक्षा आ रही है ना। इधर लिबर्टी लाइफ साइंस में सारे कर्मचारी अपनी अपनी चीजें समेट रहे हैं। डॉक्टर माया से लैब शिफ्ट करने का आदेश है। लैब के अवैध कारनामों के सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। दीवार पर लगे स्पीकर से लगातार अंग्रेजी में आदेश जारी किए जा रहे हैं। सभी कर्मचारी चींटी की तरह अपना अपना काम किए जा रहे हैं। डॉक्टर माया का असिस्टेंट ये सब सुपरवाइज कर रहा है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सफाई सही रफ्तार से चल रही है तो वो वहां से निकलता है और उसी बेसमेंट में पहुंचता है। वहां दूसरे छोर पर एक और दरवाजा है जिसमें बायोमेट्रिक स्कैन लगी है। वो अपनी फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन करवाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो भीतर घुस जाता है। एक लंबी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है, बेसमेंट से भी नीचे। वो सीढ़ी उसे एक और दरवाजे के पास पहुंचा देती है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर बैठी हुई हैं डॉक्टर माया। वो बोलती हैं,
बोलो जेड, काम कैसा चल रहा है? जेड बोलता है, सब प्लान के अनुसार चल रहा है, सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए हैं। कल शाम तक पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई लैब हुआ करता था। नए लोकेशन में नए कर्मचारियों की हायरिंग भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर माया बोलती हैं, बहुत अच्छे जेड, तुम एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट साबित हो रहे हो। इसी तरह काम करते रहे तो बहुत जल्द हमारे भारत ऑपरेशंस का हेड तुम्हें बना दिया जाएगा। ये सुन जेड खुशी से खिल उठता है और बोलता है, थैंक यू मैडम, मगर मेरे लिए इससे भी बड़ा गर्व है आपके लिए काम करना। डॉक्टर माया बोलती हैं, और एक दिन की बात है, टेस्ट सब्जेक्ट को होश आ जाएगा और उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। फिर उसे लिबर्टी लाइफ साइंस के एक काबिल सुपर सोल्जर बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जेड बोलता है, हाँ मैडम, उसके नए आईडी कार्ड्स बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। डॉक्टर माया खुश होकर बोलती है, बहुत खूब जेड, बहुत खूब। इधर हॉस्पिटल में पुष्करनाथ कुसुम के बेड के बगल में परेशान बैठे हुए हैं और सोच में लीन हैं। पता नहीं युग किस हाल में होगा। उस बड़ी सी मशीन में बंधे हुए आदमी का जो हश्र हुआ था, वैसा अगर युग के साथ हुआ, फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कैसा पिता हूं मैं, अपने ही हाथों अपनी संतान को मौत के मुंह में धकेल दिया। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। ये सोचकर पुष्करनाथ वहां से उठते हैं और सीधे उसी पुलिस स्टेशन में जा पहुंचते हैं जहां युग आया था। वो इंस्पेक्टर को शुरू से जो कुछ भी हुआ वो सब बताते हैं। इंस्पेक्टर बोल पड़ता है, लिबर्टी लाइफ साइंस, ये तो मैंने पहले भी सुना है। कहां सुना है, कहां सुना है? हां, याद आया, एक बच्चा अपने पिता के अगवा होने की कंप्लेंट लेकर आया था और कह रहा था इन लिबर्टी वालों ने उसके पिता को उठा लिया है। पुष्करनाथ बोल पड़ते हैं, इंस्पेक्टर साहब, मैं ही उसका पिता हूं। अब वो लिबर्टी वालों के पास है और उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पुष्करनाथ इंस्पेक्टर को सब कुछ बताते हैं, कैसे वो लैब से छूटे और कुसुम के ऑपरेशन की रकम हॉस्पिटल में जमा हो गई। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर को यकीन हो जाता है कि वो बच्चा सच बोल रहा था। वो तुरंत ही कंप्लेंट दर्ज करता है और पुष्करनाथ को लेकर निकल जाता है। पुलिस वैन पुष्करनाथ को लेकर लिबर्टी के पते पर पहुंचती है और उन्हें गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ दिखता है। ये देख पुष्करनाथ दंग रह जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर ही उनकी कोई चाल होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप इस ताले को तोड़कर अंदर चलिए, जरूर ही आपको एक बड़ा सा लैब दिखेगा। इंस्पेक्टर बोलता है, अरे ऐसे कैसे किसी के प्रॉपर्टी का ताला तोड़ सकते हैं? आप बोल रहे थे यहां बड़ी सी लैब है जहां सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, पर यहां तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। अंदर लैब में डॉक्टर माया एक स्क्रीन पर सब कुछ देख रही हैं। पुष्करनाथ इंस्पेक्टर से विनती करते हैं ताला तोड़ने के लिए और उसे मना लेते हैं। इंस्पेक्टर हवलदार को ताला तोड़ने का आदेश देता है। हवलदार वैन से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर ताला तोड़ने लगता है। ये स्क्रीन पर देखकर डॉक्टर माया बोलती हैं, इस इंस्पेक्टर का बॉस कौन है? जेड बोलता है, सिन्हा साहब हैं, हमारे ही आदमी हैं। डॉक्टर माया बोलती हैं, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? जल्दी कॉल लगाओ उन्हें। इधर गेट में उस बड़े से ताले को तोड़ने की कोशिश जारी है। हवलदार हनुमान का नाम लेकर जोर से ताले पर हथौड़ा दे मारता है और ताला आखिरकार टूट जाता है। हवलदार वो बड़ा सा गेट खोलने लगता है, तभी इंस्पेक्टर के पास एक फोन आता है और वो गेट से दूर जाकर कॉल रिसीव करता है। फोन पर वो उत्तेजित होकर बात करता है और जोर से अपना सर हिला रहा होता है। बात खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर गेट के पास आकर बोलता है, हम अंदर नहीं जा सकते, हमारे पास सर्च वारंट नहीं है। इस प्रकार ताला तोड़कर घुसना गैर कानूनी होगा, हम पर एक्शन लिया जा सकता है। ये सुन पुष्करनाथ बोल पड़ते हैं, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ही तो कानून हैं, फिर ये गैर कानूनी कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर बोलता है, आई एम सॉरी,
मैं फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले सकता। वापस सर्च वारंट के साथ आते हैं। अभी आप चलिए यहां से, वरना आप पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये बोलकर इंस्पेक्टर सभी को वापस वैन में बिठाता है और वहां से चला जाता है। अंदर माया स्क्रीन पर पुलिस को जाते देखती हैं और जेड को थम्स अप दिखाती हैं। जेड उनके ऑफिस रूम से निकल जाता है। तभी वो घड़ी पर टाइम देखती हैं और झटपट अपने बाल और ऑफिस रूम ठीक करने लगती हैं और स्क्रीन के सामने खड़ी हो जाती हैं। देखते ही देखते स्क्रीन का दृश्य बदल जाता है और उस पर एक इमोजी दिखने लगती है। वो इमोजी एक मशीन जैसी आवाज में बोलने लगता है, हेलो डॉक्टर माया, क्या न्यूज है? डॉक्टर माया बोलती हैं, हेलो सुप्रीम लीडर, यहाँ सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। आपको ये बताना था कि हमारे प्रयोग का पहला पड़ाव सफल हुआ। वो फॉर्मूला हमारे टेस्ट सब्जेक्ट पर काम करने लगा है। ये सुनकर स्क्रीन खुशी वाले इमोजी में बदल जाती है और वो इमोजी बोलने लगता है, गुड जॉब डॉक्टर माया, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। डॉक्टर माया बोलती है, थैंक यू सुप्रीम लीडर, अब बस सब्जेक्ट के नींद से उठने की देरी है, फिर हम प्रयोग का दूसरा भाग शुरू कर देंगे। स्क्रीन का इमोजी बोलता है, ठीक है, मुझे खबर देते रहिएगा। ये बोलकर इमोजी स्क्रीन से गायब हो जाती है। शाम होने को चली है। पुष्करनाथ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और कुसुम को रिलीज कराने की सारी प्रक्रिया समाप्त करते हैं और कुसुम को लेकर घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर अब भी ताला लगा हुआ है। यह देख पुष्करनाथ को याद आता है कि उनकी चाबी खो गई है और दूसरी चाबी युग के पास है जो कि यहाँ नहीं है। वो ताले को तोड़ने लगते हैं। यह देख कुसुम बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी चाबी कहाँ गई? और अभी तक युग घर वापस क्यों नहीं आया है? पुष्करनाथ कुछ नहीं बोलते और ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको इस तरह परेशान देख कुसुम को ये एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो सख्त होकर पूछती है, आप बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है? ये क्या चल रहा है बाप बेटे के बीच? ये बोलते हुए कुसुम उनका हाथ रोक लेती है और उन्हें बार बार पूछने लगती है। पुष्करनाथ को सच बताना ही पड़ता है। वो दुकान के जल जाने के बाद से बाप बेटे के साथ जो जो हुआ है वो सब बताने लगते हैं और कुसुम अपने मुंह पर हाथ रखकर सुनते रहती है। इधर लिबर्टी लैब के बेसमेंट वाले कमरे में युग अचानक चीख कर उठ जाता है, जैसे कोई बहुत ही बुरा सपना देख लिया हो। वो तेज सांसें लेने लगता है और अपने चारों ओर देखता है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा। ये मैं कहां पहुंच गया हूं? उसके हाथ पैर मशीन से बंधे हुए हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथ खींचता है और रस्सी आराम से टूट जाती है। फिर वो अपने पैर को आजाद करता है। वो अपने सर पर लगे सारे वायर्स को हटा देता है। फिर वो एक एक करके अपने शरीर में लगे सारे ट्यूब्स को हटाता है और मशीन से बाहर निकल जाता है। तभी कमरे में एक सायरन शुरू हो जाती है और दीवार पर लगे स्क्रीन पर अटेंशन, सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज्ड लिखकर आने लगता है। युग की नजर पास में पड़े बैंगनी गाउन पर पड़ती है। वो उसे पहन लेता है। ये कमरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे इस मशीन से क्यों बांध रखा था? रूम का सायरन तेज होने लगता है। युग दरवाजे के पास जाता है और उस मजबूत धातु के बने गेट को अपने कंधे से धक्का देने लगता है। धक्का देते देते अचानक उसके शरीर में कहीं से हाथी जैसी ताकत आ जाती है और वो एक ही धक्के में उस मजबूत दरवाजे को तोड़ डालता है। ये देख युग भी चकित रह जाता है। ये मैंने कैसे किया? मेरा शरीर इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बेसमेंट से सीढ़ी लेकर ऊपर जाने लगता है। जेड सायरन सुनकर गार्ड्स को बेसमेंट भेजता है और डॉक्टर माया को वीडियो कॉल लगाता है। डॉक्टर माया उस वक्त लैब में नहीं है। डॉक्टर माया वीडियो कॉल पर आकर चिल्लाने लगती हैं, जेड, मैंने कहा था मुझे अभी बिल्कुल भी डिस्टर्ब न किया जाए। जेड घबरा कर बोल उठता है, इमरजेंसी है मैडम, युग को होश आ गया है।
उसने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया है। डॉक्टर माया, क्या ये कैसे मुमकिन है? उसे तो कल तक गहरी नींद में होना चाहिए। जेड, वही तो मैडम, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। डॉक्टर माया, मैं अभी बहुत दूर हूँ जेड, मेरे वहां पहुंचने तक उसे रोक कर रखो। कुछ भी करके उसे लैब से जाने मत देना। ओवर एंड आउट। युग बेसमेंट की सीढ़ी लेकर ऊपर आ जाता है। तभी 5 गार्ड उसे घेर लेते हैं और कस कर पकड़ लेते हैं। युग एक झटके में ही उनको उछाल फेंकता है। सैकड़ों और गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर युग सबको धोबी की तरह पछाड़ देता है। पूरे लैब में कोहराम मचाने के बाद युग लैब से बाहर निकल जाता है। अपने घर के चौखट पर कुसुम फूट फूट कर रो रही होती है और पुष्करनाथ उसे संभालने की कोशिश करते हैं। रोते रोते कुसुम बोलती है, आपने हमारे बेटे के साथ ऐसा कैसे होने दिया? पुलिस हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पुष्करनाथ कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी दोनों को एक आवाज आती है, माँ, बाबा। दोनों घूम कर देखते हैं। अतरंगी सी गाउन पहने वहां युग खड़ा होता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।